सेवागण को मेरा सादर जय जिनेंद्र। कार्यक्रम की शुरुआत हम सर्वप्रथम मंगलाचरण से करेंगे। मैं स्थानीय संघ की महिला संघ की अध्यक्षा श्रीमती कौशल्या जी देवरिया को आमंत्रित करती हूँ कि वो मंगलाचरण से इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। और राजेंद्र जी गणावट उपस्थित हैं। शांति क्रांति संग प्यारा, सबकी आँखों का तारा, इसकी उन्नति के खातिर दृढ़ हो संकल्प हमारा। जय हो जय हो जय हो, श्रीमती लीला जी कोठारी एवं पिंकी जी बाफना एवं कार्यकारी अध्यक्ष रेखा जी बोहरा को आमंत्रित करती हूँ। आप आए और सम्मान करें। क्योंकि गुरुदेव का कहना ही हम लोगों के लिए। दूसरा, आज मैं आप सभी के बीच में बोल पाऊंगा। क्यों बोल पाऊंगा? क्योंकि मैं मानता हूं पुरुष का जीवन बिना मातृत्व के चल नहीं सकता, और मातृत्व के रूप में आज इतनी बड़ी मातृशक्ति, मैं कहूं मेरी माँ मेरे सामने बैठी हुई है, और उनके दोनों हाथों से मुझे आज 15 अगस्त के दिन आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मिला है। इसके लिए मैं महिला मंडल और ब्यावर संघ का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साधु कैसा होता है? आचार्य भगवान से मेरी मुलाकात कोई बहुत पुरानी नहीं है, और संघ से जुड़ाव भी बहुत कोई पुराना नहीं है, विगत 2 वर्षों का जुड़ाव है। लेकिन साधु कैसा होता है, उसका साधुत्व कैसा होता है? तो कुछ पंक्तियां हैं कि दिव्य ध्येय की और तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है, सज धज कर आए आकर्षण, पग पग पर झूमते प्रलोभन, होकर सबसे विमुख बटोही जीवन भर अविचल चलता है। कितने आकर्षण, कितनी सारे इस दुनिया के ताम झाम सामने आते हैं, लेकिन उन सब से विमुख होते हुए जीवन भर अविचल चलता है। सफल विफल और आस निराशा, उसको कहां जिज्ञासा, क्या सफलता मिलेगी क्या असफलता मिलेगी, उसको कोई जिज्ञासा नहीं है। बीहड़ता में भी राह बनाता, राही मचल मचल चलता है। उसकी एक साधुपन है, एक जोगीपन है, वो चलता रहता है। और ब्यावर तो वो भूमि है जहां 1971 में आचार्य नानेश के दर्शन करने आए बालक को वैराग्य की ललक जगी, और वही बालक आज हमारे सामने हमारी आराधना का केंद्र बिंदु, प्रातः स्मरण का केंद्र बिंदु आचार्य विजयराज जी महासाब। तो ब्यावर की इस भूमि में मैं सोचता हूं बीकानेर 1973 से यात्रा प्रारंभ होते होते और चतुर्मास की वो आज ब्यावर में आके प्रकटीकरण हुआ है उसका। और प्रकटीकरण कैसे हुआ है? भक्ति समुल्लास के रूप में।
और समुल्लास का मतलब क्या है? कल मैं सोच रहा था कि समुल्लास का मतलब केवल उल्लास नहीं है। समुल्लास शब्द का उपयोग क्यों किया है? तो मुझे लगता है कि संघर्ष हो या सफलता का प्रकाश, मुस्कुराता रहे मन, यही समुल्लास। संघ में रहने के बाद, साधु जीवन को देखने के बाद, यदि हम आकुलताओं, व्याकुलताओं, प्रतिकूलताओं से प्रभावित होते हैं तो शायद कहीं ना कहीं हमारे शिक्षण और प्रशिक्षण में कमी रह गई है। संघ का पहला प्रशिक्षण ही संभाव है, और उस संभाव की साधना हम कर रहे हैं बिना बिजली के यहाँ बैठे हुए। ये साधना ही तो संभाव है। तो आज 15 अगस्त पूरा देश मना रहा है, हम लोग भी मनाएंगे। 80वां स्वतंत्रता दिवस है। और ब्यावर की धरती पर जब मैं आता हूं तो मुझे याद आ जाती है यहाँ की गौराजा देवी बावरी, जो ब्यावर की भूमि पे जन्मी वो महिला। आप सबके बीच में बोल रहा हूँ, जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला तो उस महिला ने सक्रिय रूप से भाग लेकर, उसे बावली बावली कहते थे, और आजादी की लड़ाई लड़ी। उस भूमि पे खड़ा हूं मैं ब्यावर की। जैनों को तो बहुत गर्व होना चाहिए। राजस्थान का मंगल पांडे जैनों ने दिया है। आपको ध्यान है बीकानेर के अमरचंद बाठिया, बीकानेर के अमरचंद बाठिया जो ग्वालियर चले गए, ग्वालियर के खजाने के मालिक बने, और 1857 की क्रांति में जब खजाना खोलना पड़ा तो बिना परवाह के उन्होंने वो खजाना खोल दिया। और उसके बदले में उन्हें क्या मिला? उसके बदले में उन्हें फांसी की सजा दी गई। और फांसी की सजा जब उन्हें मिली तो उन्होंने क्या कहा? आपको मालूम होना चाहिए। किसी को मालूम है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि फांसी की सजा जरूर दे दीजिए, लेकिन मुझे सामायिक करने का मौका दीजिए। सामायिक करते हुए, नवकार मंत्र का जाप करते हुए वो व्यक्ति फांसी पे छूट गया। तो आज मैं अमरचंद बाठिया को, जैनत्व के जो प्राण हैं, उनको आज मैं भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। हमें गौरव होना चाहिए इतिहास पे। अर्जुन लाल सेठिया जैन थे। जब जयपुर के प्रधानमंत्री पद उन्हें दिया गया, ऑफर किया गया, तो अर्जुन लाल सेठिया कहते हैं कि यदि प्रधानमंत्री पद मैं ले लूंगा तो आजादी की लड़ाई कौन लड़ेगा? ऐसे ऐसे व्यक्तित्व हमारे धर्म में पैदा हुए हैं, हमारे आसपास के क्षेत्र में पैदा हुए हैं। लेकिन बात इतनी सी है कि क्या हम अपनी युवा पीढ़ी को बता सकते हैं? बहादुर शाह जफर की सहायता करने वाले लाला हुकमचंद जैन और फकीर चंद जैन को उनके घर के आगे खड़ा करके फांसी दे दी गई इन अंग्रेजों ने। आप सोचिए कि आजादी की लड़ाई में हमारा क्या योगदान है। और ये जितने भी चरित्र मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके शहर के आसपास के क्षेत्र के लोग हैं। तो आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम सब इनको श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। देखिए, किसी भी समाज में महिला की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं कहूंगा कि महिला से ही चेतना का प्रारंभ होता है। महिला ही दिशा देती है, महिला ही बोध देती है। एक पिता के रूप में उसके पुत्र की आयु, मेरे पुत्र की आयु हो सकता है मेरे लिए 8 वर्ष हो, लेकिन महिला के लिए उसकी पुत्र की आयु 8 वर्ष 9 माह है। 9 माह वो पेट के अंदर रखती है। जैसे संस्कार देती है वैसे ही संस्कार उस बच्चे में दिखते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है? हम अपने गौरव में अतीत को भूलकर, उससे विस्मृत होकर हम चल दिए कहीं और। आपको ध्यान है कि आजादी की लड़ाई लड़ने वाली पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी जैन थी, और उसका नाम था रानी अबक्का। 7 बार पुर्तगालियों ने हमले किए, 6 बार पुर्तगालियों को भारत से बाहर खदेड़ने वाली रानी अबक्का, वो कौन थी? वो जैन थी। लेकिन हमारे इतिहास को हमने देखा नहीं तरीके से, हमने अपने इतिहास को जाना नहीं, समझा नहीं, हमारे बच्चों तक लेके नहीं गए। इसलिए कहीं ना कहीं हीनता की भावना हमारे अंदर थी। आप देखिए, भारत के अंदर अहिल्याबाई रानी अबक्का का 501वां जन्म शती महोत्सव चल रहा है। अहिल्याबाई होलकर का 301वां जन्म शती महोत्सव चल रहा है। अहिल्याबाई होलकर कौन थी? जिसके पति की मृत्यु हो गई, जिसकी बेटे की मृत्यु हो गई, जिसके ससुर की मृत्यु हो गई, और उसके बाद उस रानी ने राज किया। और राज किसके लिए किया? धर्म और समाज के लिए किया। तो ऐसी
ऐसी ऐसी प्रेरणादायी व्यक्तित्व हमारे सामने है, लेकिन प्रश्न इतना सा है कि क्या हम उन व्यक्तित्व के बारे में आने वाली पीढ़ी के साथ चर्चा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। सबको पता है कि जब राणा के पास नहीं पैसा, पैसे के बिना नहीं सेना, तब भामाशाह बड़ा आगर लेकर रुपया पैसा गहना। वह धन का अवसर आने पर जो त्याग भाव दिखला ना सका, वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश की आ ना सके। भामाशाह को तो हम सब लोग जानते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध का 450वां वर्ष मना रहा है राजस्थान, और उस राजस्थान को भामाशाह पे गर्व है। और भामाशाह कौन है, किसने दिया? वो हमारे समुदाय ने दिया। खोल के रख दी तिजोरियां सेठ होने, खोल के रख दिए अपने सारे महलों को जनता के लिए। वो लोग कौन थे? हम थे। आजादी की 80वीं वर्षगांठ पे हमको उन बातों को स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए। इसीलिए मैंने विषय से इतर होते हुए पहले उन बातों को आपके सामने रखा है। अब मैं अपने आज का जो विषय है उस पर आता हूँ कि युवा शक्ति के निर्माण में मातृ शक्ति की क्या भूमिका होती है। एक बड़ी प्यारी सी और सुंदर सी कहावत है जो अक्सर मैंने कहीं सुनी थी, तो कई जगह मैं सुना भी देता हूँ उसको, कि कहते हैं हमारे राजस्थानी में कि भाई मरे बल घटे, बाप मरे छत जाए, जिस दिन मरेगी बावड़ी मावड़ी, मावड़ी अर्थात माँ, जिस दिन मरेगी मावड़ी जग सुना कर जाए। भाई रहता है साथ में तो कहते हैं कि आ जाना, कितने भी है देख ले। भाई मरे बल घटे, बाप मरे छत जाए। बाप सर्दी गर्मी कैसी भी दुख अनुकूलता प्रतिकूलता हो, छत के रूप में आपके साथ खड़ा रहता है। भाई बल है, बाप छत है, लेकिन मावड़ी अर्थात माँ को क्या कहा है कि जिस दिन मरेगी मावड़ी जग सुना कर जाए। भाई और पिता से ज्यादा महत्व दिया है माँ को। माँ का कितना महत्व है, लेकिन क्या हम वास्तव में अपने आने वाली पीढ़ी को इस महत्व को समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे? ये हमारे लिए सोचने का बिंदु है। आज देखिए, मैं आपसे बहुत विशेष बात करने नहीं आता। मैं आपसे बहुत सामान्य स्तर पे आपके घर परिवार में चलने वाली बातों को बस रेखांकित करने आया हूं, और मैं उनके उत्तर भी देने नहीं आया हूं। मैं केवल प्रश्न बन के आपके सामने ही छोड़ के जाने वाला हूं। उन प्रश्नों को आप किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से समझते हैं, किस तरीके से उनसे सीखते हैं, ये सब आपके ऊपर निर्भर है। गेहूं में घुन लग जाएगा तो आप बाहर से मंगा लेंगे, विदेशों से भी मंगा लेंगे, लेकिन आपकी युवा पीढ़ी में घुन लग गया तो आप कहां से उसे मंगाएंगे? आप अपने घरों में अपने पोतों को, अपने पोतियों को कौन सी कहानियां सुनाते हैं, कौन से कार्यक्रम दिखाते हैं? आप दिखाते हैं हैरी पॉटर, हैरी पॉटर की कई सारी सीरीज दिखा देंगे आप। हैरी पॉटर जिसके पास एक जादुई छड़ी है, वो जादू से पता नहीं क्या क्या कर देता है। अब आपके बच्चे को लगता है कि मेरे पास भी कोई ऐसी जादू की छड़ी आ जाए जिससे मैं इस पूरी दुनिया को बदल दूं, तो आपके बच्चे को पुरुषार्थ कहां से पैदा होगा? जब आप अपने बच्चों को हैरी पॉटर दिखाते हैं, जिनी दिखाते हैं, शहरी दिखाते हैं। कभी पूछना यहाँ 60+ जो लोग बैठे हुए उनसे कि उनके यहाँ कौन सी कहानी पढ़ाई जाती थी? उनके यहाँ पढ़ाई जाती थी राजा हरिश्चंद्र की कहानी। उनके यहाँ पढ़ाई जाती थी शिवाजी की माँ ने शिवाजी को किस तरीके से प्रेरणा दी। उनके यहाँ पढ़ाई जाती थी चोरी नहीं करना, चोरी करना पाप है। अब मुझे बताइए, आपके घरों में इस वाक्य का प्रयोग किया जाता है कि नहीं किया जाता कि चोरी करना पाप है? आपके घरों से आने वाली पीढ़ियों में ये वाक्य गायब हो चुके हैं। मुझे एक घटना याद आती है कि मैं स्कूल में रबड़, सब जानते हैं, इरेजर, तो एक रबड़ आता था मेरे समय में, वो 1 रुपए का रबड़ आता था, उसको नटराज का रबड़, मैं उसको उपयोग में लेता था। तो मेरे साथ वाला एक बहुत सुंदर रबड़ लाया था, वो मोर वगैरह बने हुए थे उस पर, और उसकी कीमत शायद 8 या 9 रुपए होगी। तो मैं मेरी माँ के पास गया और मेरी माँ से मैंने कहा कि मुझे भी उस तरह का आप रबड़ दिला दो। तो मेरी माँ बोली कि ये 8-9 रुपए का है, इतना महंगा है, क्या करेगा? और भी भाई बहन थे, तो कहा कि जो रबड़ मौजूद है उसी से काम चला ले, मिटाना तो है ही। मैं चला गया,
उस समय उनकी परिस्थिति को नहीं समझ पा रहा था, चला गया। जाके अगले दिन जो मेरे साथ बैठा हुआ था उसका रबड़ उठा के मैं ले आया। मेरी माँ ने जब उसको देखा टेबल पे कि ये रबड़ कहाँ से लाया, तो मैंने कहा कि एक झूठ बोला, एक एक्सक्यूज दिया। क्या कहा कि कहीं गिरा हुआ था। मैंने पूछा सबसे ये रबड़ किसका है, तो उन सब लोगों ने मना कर दिया, तो मैं उठा लाया, पड़ा रहता था। फिर कोई बात नहीं, बात चली गई। रात को जब मैं सोने गया माँ के पास, तो माँ मुझे बोलती है कि मेरे पास नहीं सोना, और माँ कहती है कि दूसरे कमरे में जाके सो जाओ, जिसका रबड़ है उस तक पहुंचा के आओ तो ही मेरे पास आके सो। अगले दिन मैं उस रबड़ को उस व्यक्ति के पास पहुंचा के आया। अब दूं कैसे उसको रबड़ कि मैं चुरा के ले गया? मैंने भी उसकी जगह पे जाके गिरा दिया। मैंने कहा ये रबड़ किसका गिरा हुआ है, देख किसका है। तो उसने उठा के रखी है, मैं कल से ही ढूंढ रहा था। कहानी बहुत छोटी है, लेकिन मर्म कितना बड़ा है। यदि वो माँ वहीं पर नहीं सिखाती तो क्या होता? आदतन अपराधी बनने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो माँ का जीवन में कितना महत्व है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। लेकिन आज हम कहानियों से परे हमारे बच्चों को देखते हैं कि जनरेशन जेन जी की बात हो रही है, जेन अल्फा की बात हो रही है, जेन बीटा की बात हो रही है। वो किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, किस तरह की बातों को वो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं। विराट कोहली देश का अच्छा क्रिकेटर है, क्रिकेट के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। उसकी पत्नी अनुष्का अच्छी एक्ट्रेस है, तो उन्होंने शादी कर ली, एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची हुई उनकी। विराट कोहली क्रिकेट का एक मैच हार जाता है और हमारी नौजवान पीढ़ी विराट कोहली की बच्ची को लेकर क्या क्या सोशल मीडिया पे लिखते हैं। और वो लिखने वाला कोई अशिक्षित नहीं है, वो लिखने वाला IIT में पढ़ने वाला लड़का है, IIT से पास आउट है, जिसका 60 लाख का पैकेज है, और वो लिखता है। तो हमको सोचना पड़ेगा कि शिक्षा यदि संस्कारों को देती तो संस्कार इतने गिरते हुए कैसे होते। हम सभ्यता की भाषा को भूल चुके हैं। हम अपने बच्चों को धन्यवाद कहना और कहलवाना भूल चुके हैं। हम छोटी छोटी बातों पे क्षमा करना भूल चुके हैं। हम इस गौरव में जी रहे हैं कि एक दिन हमारा क्षमावाणी का पर्व आता है, उस दिन हम उन सब से क्षमा मांग लें, सारा काम निपट जाएगा। और वास्तविकता मैं आपको बताऊं, अब बुरा मत मानना, हम वास्तव में उन लोगों से तो क्षमा मांगते ही नहीं जिनसे हमने अपराध किया। हम तो उन सेठ साहूकारों से, अध्यक्ष मंत्री से, कार्यकारिणी के सदस्यों से, या जिनसे हमारे कोई फायदे हैं, उन लोगों से तो जबरदस्ती लिपट लिपट के क्षमा मांगते हैं। लेकिन वास्तविकता में क्या हमने उस बैरिकेड को तोड़ा है? क्या मेरा पड़ोसी जिससे मेरा झगड़ा हुआ, मेरी बेटी, मेरा भाई, क्या हमने वास्तव में क्षमा मांगी है? क्या सोचिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम भी आडंबर में आ गए। हम अपना तो रहे हैं, लेकिन उसे चैत्र के रूप में नहीं स्वीकार करते। भारत की आत्मा कैसी है? भारत की आत्मा चींटी को चुग्गा डालने, दाना डालने की आत्मा है। भारत की आत्मा क्या है? एक निश्चित समय पे आपके घरों के आगे गाय आके खड़ी हो जाती थी और गेट पर सींग मारती थी। आपकी माँ समझ जाती थी कि गाय रोटी लेने के लिए आई है, और आप रोटी लेने के लिए वहां चले जाते थे। वो भारत की आत्मा। लेकिन उस भारत की आत्मा को हमने खो कहां दिया है? जब गांव में किसी व्यक्ति की बेटी पूरे गांव की बेटी समझी जाती है। मैं मेरी पत्नी के साथ उसके गांव गया, तो मैंने पूछा, उसको भी नहीं पता उसका घर कहाँ है, क्योंकि वो भी शहरों में रह रहे हैं। तो हम किसी सवामणि में गए, तो पूछा कि घर, किसी से पूछे, मैंने कहा तेरे को भी नहीं पता तेरा गांव घर कहाँ है? क्योंकि मैं भी पहली बार ही आ रही हूँ। तो वहां किसी सज्जन से पूछा कि घर कहाँ है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि घर तो बता दिया, लेकिन पूछा कि आप किसकी बेटी हो? तो जैसी अमुक नाम बताया, उसने अपनी जेब से एक 10 का नोट निकाल के उसके हाथ में रख दिया। ये इंडियन कल्चर है, ये भारतीय संस्कृति है। पता बताने के साथ वो आपको 10 रुपए का नोट, 10 का महत्व नहीं है, महत्व उस आत्मीयता का है।
जिस सुरक्षा तंत्र को आप सीसीटीवी कैमरे में ढूंढ रहे हैं ना, भाइयों को घर पे छोड़ के जाते हैं और ये देखते हैं सीसीटीवी कैमरे में कि हमारी बच्ची के साथ कोई गलत काम नहीं हो जाए, वो सुरक्षा तंत्र तो आपकी संस्कृति में था, लेकिन उस सुरक्षा तंत्र को आपने विस्मृत करके दूसरे लोगों पर निर्भर रहना छोड़ दिया, प्रारंभ कर दिया आप लोगों ने। एक कविता लिख रहा था, लिखते लिखते मैंने लिखा कि बच्चे पे लिखी कि दादी के घर गया, दादी के घर से बीज लाया, बीज ला के अपने घर में लगाया। गर्मी की छुट्टी में दादी के घर गया, दादी घर से बीज लाया, बीज को अपने घर में लगाया और उस बीज से एक वृक्ष बना। मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो गलती हुई है इस कविता में। मैंने कहा गर्मी की छुट्टी और दादी का घर, क्या होना चाहिए इसमें? गर्मी की छुट्टी और दादी का घर, ये आपका भविष्य है, मैं बता रहा हूँ। जनरेशन जेन जी, जनरेशन अल्फा, ये आपका भविष्य है। भाई दादी के घर गर्मी की छुट्टी में कौन जाता है? नानी के घर गर्मी की छुट्टी में जाते हैं। और दादी के घर गर्मी की छुट्टी में जा रहे हैं तो ये इस बात का संकेत है कि दादी अपने पिता के साथ नहीं रह रही है, आपके पिता के साथ नहीं रह रही है। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपकी आने वाली पीढ़ी आपके साथ रहेगी? जेन जी, जनरेशन अल्फा, इस बात को ध्यान रखें कि हमसे पुराने वालों के तो खर्चे बहुत सीमित थे। वो तो बेचारे 2 टाइम की रोटी खा के जी लेते थे। अब तो आपको नेटफ्लिक्स का भी रिचार्ज चाहिएगा बुढ़ापे में, आपको अमेजन प्राइम भी चाहिएगा बुढ़ापे में, आपको आपके साथ आपके बच्चे रहें। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको अब से ऊपर वाली पीढ़ी की सेवा करनी पड़ेगी। और यदि आप सेवा करने में विफल रहे तो आप तैयार रहें उन चुनौतियों को झेलने के लिए जो आपके सामने आने वाली है। थॉमस, देखिए, एक व्यक्ति के जीवन में उसकी मां की महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है। थॉमस एडिसन का आप सबने नाम सुना होगा। थॉमस एडिसन बहुत बड़े एक पत्र लिखा और वो पत्र उनकी मां पढ़ के लेके आई, आंखों में आंसू आ गए। तो उसकी थॉमस एडिसन ने अपनी मां से पूछा कि ऐसा इस पत्र में क्या लिखा है। थॉमस एडिसन को उसकी मां ने बताया कि इस पत्र में लिखा है कि आपका बेटा बहुत प्रतिभाशाली है, हमारे शिक्षक इस बच्चे को पढ़ा नहीं पाएंगे, इसके लिए आप पढ़ाने के लिए अतिरिक्त व्यवस्था करें। उसकी मां ने उस पत्र को कहीं रख दिया और घर में उसको प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करी। सारा शिक्षण प्रशिक्षण दिया, बहुत सारे आविष्कार किए थॉमस एडिसन ने, बहुत सारे पेटेंट उनके नाम है थॉमस एडिसन के। मां के जाने के कई वर्षों बाद पुराने सामान में वो पत्र मिला। थॉमस एडिसन उस पत्र को देखकर बहुत रो गए और उस पत्र में क्या लिखा था? उस पत्र में लिखा था कि आपका बच्चा पढ़ने लायक स्थिति में नहीं है, आपके बच्चे को सामान्य विद्यार्थी के साथ पढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए आप सामान्य बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके इसलिए आपने बच्चे को घर लेकर चले गए। अब बताइए, एक माँ ने कैसे नेगेटिव थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव थॉट प्रोसेस में कन्वर्ट करके दुनिया को कितना बड़ा वैज्ञानिक दिया। तो आपकी भूमिका के आगे तो ईश्वर भी नतमस्तक है। प्रश्न बस इतना सा है कि आप अपनी भूमिका को कैसे समझते हैं। देखिए, शिक्षा, आप सोच रहे हैं कि अपने बच्चे को केवल शिक्षा देना ही, अच्छी स्कूल में पढ़ाना ही, आईआईटी में भेजना ही या मेडिकल कॉलेज में भेजना ही आपके जीवन का लक्ष्य है, या उसको एक मशीन बनाकर सुबह यहाँ से घर पाया बच्चा, ट्यूशन भेज दिया, ट्यूशन के बाद मेरा बच्चा क्या है, साउथ फिल्म का रजनीकांत है, वो सब कुछ कर सकता है। उसे डांस भी सिखाना है, उसे हॉबी क्लास में भेजना है, उसको यहाँ भी भेजना है। उसकी दिनचर्या, एक 40 साल का आदमी जो रोजी रोटी कमाने निकलता है ना, उससे भी ज्यादा टाइम है। इतना सुबह से लेकर शाम तक हमने उसके स्वभाव को खत्म करने का जो कुत्सित प्रयास किया है, उसके जो बचपन का छीनने का प्रयास किया है, उसकी जो मूलभूत नैसर्गिक गुण है, उसमें दया कैसे आएगी, उसमें प्रेम कैसे आएगा, उसमें करुणा कैसा पैदा होगी, उसमें अनुकंपा कैसे आएगी, उसमें मैत्री भाव कैसे होगा, ये सब खत्म करके हमने क्या कर दिया, उसको वहां मशीन की तरह बना दिया। फिर हमें खबर मिलती है कि एसएमएस के एक बड़े डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली।
हमें खबर मिलती है उन्हीं बच्चों में से किसी बच्चे ने अपने प्रेमी को पहाड़ के ऊपर से धक्का दे दिया। हमें खबर मिलती है। अभी कल ही की अखबार आपको मैं पढ़ डाल दिया, उसने गूगल पर सर्च किया कि कुएं में से लाश कितने दिन में ऊपर आती है। उसकी जो सर्चिंग हिस्ट्री है उसको देखकर उस अपराधी को पढ़ा। आप किस जमाने की बात कर रहे हैं? आप किस तौर तरीके की बात कर रहे हैं? हो सकता है कि आपके घरों में ये दिक्कत नहीं दिख रही है, लेकिन संभले नहीं तो आने वाले 15 या 20 साल तो बहुत दूर की बात है, आने वाले 5 या 6 साल में जब जनरेशन अल्फा तैयार हो जाएगी आपके घरों में दिक्कत दिखने वाली है। सजग होना पड़ेगा। धर्म जब बचेगा जब परिवार बचेगा, और परिवार के बचने का एकमात्र आधार है संस्कार। माँ चिपका के रखती है बच्चे को, माँ प्रतिनिधि है परिवार में उसकी पहली, माँ को देखकर ही वो सीखता है। माँ यदि झूठ बोलेगी तो बच्चा भी झूठ बोलेगा, माँ यदि सच बोलेगी तो बच्चा भी सच बोलेगा। बच्चे का जन्म नहीं होता, हम कहते हैं कि किसी के घर में बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे। और कितना बड़ा साधु भी जब कोई व्यक्ति भी जब साधुत्व की ओर जाता है तो वो आज्ञा किससे लेके आता है? माता पिता से। बिना माता पिता के तो संग में भी आज्ञा नहीं होगी, शायद नहीं है ना? नहीं। तो देखिए माता पिता का महत्व कितना है, लेकिन हमने क्या कर दिया, अपने बच्चे को बेबी सीटर बना दिया। ट्रेन में आते हुए देखा कि एक फैमिली सामने बैठी हुई थी और वो फैमिली में एक बच्चा था छोटा सा। तो उस बच्चे को सबसे पहले तो माने क्या सामान सेट किया ट्रेन में इधर, फिर उस बच्चे को सेट किया। और उस बच्चे को कैसे सेट किया? मोबाइल निकाला, उसका सबसे अच्छा कार्टून चला के उसका मोबाइल देख रहा। ना तो उसने रास्ते में आती हुई फसलों को देखा। हम जब बारिश आती थी तो खिड़की में से हाथ देके बारिश की बूंदों को महसूस करते थे, ना उसने वो बारिश की बूंदों को महसूस किया, ना खेतों में लगने वाली जो फसलें हैं उनके हरेपन और पीलेपन को महसूस किया। उसने आती जाती आवाजों को नहीं सुना, कौन क्या बेच रहा है उसको नहीं सुना। लाल नीली प्रकाश की किरणों में वो डूबा हुआ बच्चा क्या भारत का भविष्य है? संवेदना कैसी होगी? संवेदना कैसी होगी? गुरु पूर्णिमा का उत्सव था, मैं लिख रहा था कि गुरु क्या है? जो प्रकृति, समाज और मनुष्य, इन तीनों के अंतर संबंध को बताए कि मैं प्रकृति से कितना जुड़ा हुआ हूं, प्रकृति, समाज और मनुष्य तीनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, वो महसूस कराना बहुत आवश्यक है। क्या आप महसूस करा पा रहे हैं? हम डरते हैं शमशान में बच्चों को ले जाने से, क्यों नहीं ले जा पाते? दिखाना चाहिए, जल्दी चिताओं को दिखाना चाहिए उसकी माओं को कि ये अंत है, सबका अंत है, तुम भी ऐसे आओगे और मैं भी ऐसे आऊंगा। डरते हैं, दिखाना चाहिए उन हॉस्पिटल्स के उन कमरों को ले जाकर जहां पे जले हुए लोग, जहां पे हम विच्छेदन वाले लोग रह रहे हैं, दिखाना चाहिए उस पीड़ा को। उस पीड़ा की अनुभूति होगी तभी तो परानुभूति होगी। लेकिन हम क्या है, बचते हैं। किसी के हालचाल पूछने जाएंगे तो अपने बच्चों को सबसे पहले छोड़ के जाएंगे। कहाँ जाना है? साहब ताऊ जी की लड़की वहां जाना है, आप हमारे बच्चों को संभाल ले, माता पिता हम आए बस पूछ के नहीं लेके जाएंगे। हम अपने बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे? मूवी देखने जाएंगे, बच्चों को लेके जाएंगे, लेकिन ताऊ जी के हालचाल पूछने लेके जाना है तो बच्चों को छोड़ कर जाएंगे। तो इन प्रवृत्तियों को थोड़ा थोड़ा हमें बदलने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो एक ऐसी स्थिति हो जाएगी। किताबें तो अपना काम कर रही है, किताबें तो क्या पढ़ा रही है? 8 साल की छोकरी रखे आम की टोकरी, छोकरी शब्द पढ़ा रही है। क्या है छोकरी? क्या शब्द है? दादी को क्या पढ़ा रहे हैं? बूढ़ी अम्मा करती बकबक, बिना बात के करती बकबक। ये हमारी कविताओं के स्तर है। तो क्या उस अम्मा का सम्मान करेंगे? हमारे यहाँ बूढ़ी कोई शब्द नहीं है, हमारे यहाँ दादी शब्द, हमारे यहाँ अम्मा शब्द है, बड़ी माँ शब्द है, हर रिश्ते के लिए पर्टिकुलर वर्ड है। लेकिन उस पूर्णता को हम कैसे दिखा रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं? मतलब उसके पूरे जीवन की 60 साल की मेहनत को शायद आज वो असक्षम है और हमने कविता पढ़ा के उसे सुना दिया कि बूढ़ी अम्मा करती बकबक।
मुझे आज भी ध्यान है। उन ठिकानों को याद करोगे उनके जाने के बाद, उन बातों को याद करोगे उन लोगों के चले जाने के बाद। मैं जब अलवर में नौकरी करा करता था तो मेरे दादाजी रात को 8 बजे से कोई लेट होता था तो गेट पे आके बैठ जाते थे और 7:30 बजे से फोन करना चालू कर देते थे। और 7:30 बजे से फोन ऐसे चालू होते थे, हमको डर लगता था कि जल्दी पहुंचो नहीं बाबा के 3 या 4-5 फोन आ जाएंगे। करते कुछ नहीं थे, फोन ही करते थे। लेकिन जब उनके जाने के बाद आज उस घर में घुसते हैं ना तो कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। यदि यही स्वतंत्रता है ना तो आप बहुत पीछे चले गए। मुझे ध्यान है आज भी अलवर छोड़ने मतलब 28 साल तक शायद ही बिना कारण के 8 बजे बाद घर से बाहर निकलना मेरी स्वतंत्रता है ऐसा नहीं है, नहीं निकलने की पाबंदी ऐसा भी नहीं। बात किसकी थी? उन आहटों को महसूस करते हैं। उस बैठक में कौन था? बैठक में बुजुर्ग था हमारे घर। आज क्या होता है, कोई आता है तो घर में सबसे पहले बुजुर्ग को अंदर भेजते हैं कि आप फालतू की बात करोगे, आप सारी रामायण बोल दोगे। ये रियलिटी है। आप भूल जाने दीजिए ना रामायण, आप हो जाने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? कोई दूसरा मेरे अपनों से ज्यादा महत्वपूर्ण थोड़ी हो सकता है। मेरे घर में मेरे दादाजी की मेरी दादी जी की जो जगह है वो बैठक है, तो बैठक ही रहनी चाहिए। उनकी जगह को आप परिवर्तित मत कीजिए, उनकी जगह को आप मत छेड़िए। ये जब आप काम करेंगे ना तो ही आगे आने वाली पीढ़ी आपका नेटफ्लिक्स पर रिचार्ज करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। ध्यान रखिए, जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। सभ्यताएं निर्मित होती हैं चरित्र से, और सभ्यताओं में चरित्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। पैसा तो क्या है, एक पीढ़ी मेहनत करती है, दूसरी पीढ़ी उसको डिजाइन करती है, तीसरी पीढ़ी खाती है उसको, और चौथी पीढ़ी बर्बाद करती है। अमूमन हर परिवार की यही स्थिति है। और यदि वो पैसा 10-12 पीढ़ी से लगातार चला आ रहा है तो समझिए संस्कार कहीं ना कहीं उस परिवार की परवरिश के अंदर है। यदि आपको वास्तव में अपनी पीढ़ी को आगे लेकर जाना है तो उस संस्कार को लेकर जाना चाहिए। मैं भगवान महावीर विज्ञान सहायता समिति पर रिसर्च कर रहा था तो वहां पर डी.आर. मेहता साहब से मिला। आप जानते होंगे डी.आर. मेहता साहब सेबी के चेयरमैन रहे, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रहे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप 50 सालों से काम कर रहे हैं, 25 लाख से अधिक लोगों को आपने लाभान्वित कर दिया, क्या है ऐसा क्या बीज है? तो वो कहते थे कि मेरी माँ, हमें हवेली में रहा करते थे, तो मेरी माँ हर बार हवेली के बाहर आसपास मुझे कुछ कपड़े लेके बांटने के लिए भेज दिया करते थे, या कुछ सामान लेके बांटने के लिए भेज दिया करते। तो वो जो बांटने की प्रवृत्ति बच्चों में उस समय जो आई वो ही मुझे काम करने के लिए प्रेरित करता है। अब देखिए बचपन का संस्कार किस प्रकार एक व्यक्ति को प्रेरित करता है और वो इतना बड़ा सोशल इंस्टीट्यूशन खड़ा कर देता है और व्यक्ति संस्था बनकर उभर के आ जाता है। एक घटना वहां पर वो मुझे कहते थे कि मैं कई दिन रहा वहां कि आप अपने अच्छे काम करने की प्रवृत्ति को मत छोड़िए। मैंने कहा कोई आपके काम का फायदा उठा ले तो क्या बारिश होती है जब वो ये नहीं देखती कि कत्ल खाने पे होनी है या मंदिर पे होनी। बारिश का काम है बहना, झड़ना, और वो झड़ती है, तो इसलिए हमारा काम क्या है, हमारा स्वभाव क्या है, देना। आप अपेक्षाएं बिल्कुल मत रखिए। आप आवाज आ रही है क्या? क्लासेस में क्या पढ़ाते हैं कि पेट्रोल जो है वो चट्टान के नीचे मिलता है और पेट्रोल की अब कीमत कितनी है, 100-125 रुपए लीटर है। तो हमारा बच्चा क्या करता है कि जिसके बाप की जितनी औकात है वो उतना पेट्रोल खर्च करता है। हमने ये नहीं बताया कि आप पूरी मानव सभ्यता को लगा लीजिए, एक बूंद पेट्रोल मानव निर्मित नहीं कर सकता। वो प्रकृति की देन है, प्रकृति हमें देती है। तो हमने उसको सिखाया नहीं, हमने उसको संस्कार नहीं दिए, हमने उसकी टीचिंग में लर्निंग नहीं डाली।
तो वो क्या करता है कि अनाप शनाप गाड़ियां चलाता है, अनाप शनाप तरीके से वस्तुओं का उपभोग करता है। तो आपको मेरा ये कहना है कि बच्चे जब चीजों का उपयोग करें, उपभोग करें, तो कम से कम हमारे यहाँ पे तो गुण उपभोग परिणाम का सिद्धांत आता है कि किन चीजों का उपयोग करना है, कितना करना है, कैसे करना है। यही तो प्रशिक्षण है। और इस प्रशिक्षण को आप सिद्धांत के तौर पर मत दीजिए, वो नहीं समझेगा सिद्धांत के तौर पर। उसे आप व्यवहार में समझाइए, आप उसे साइंटिफिक नेचर की तरह समझाइए। पहले की पीढ़ी और अब की पीढ़ी में बहुत अंतर है। पहले की पीढ़ी में दो बातें थी, एक डिसिप्लिन मतलब अनुशासन और दूसरा आज्ञापालन। डिसिप्लिन, पिता ने जो कह दिया सर आंखों पे, पिता ने जो आदेश दिया वो सर आंखों पे, उसमें कोई तर्क नहीं था, उसमें कोई प्रश्न नहीं था। लेकिन जो जयंती आ रही है वो प्रश्न पूछ रही है, आप उनके प्रश्नों से भागे मत, उनके प्रश्नों का जवाब दीजिए, उनके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जब आप उनके प्रश्नों को उत्तर देंगे तो आपको समझ में आएगा। परिवार इतनी तेज गति से विघटित हो रहे हैं, उन प्रश्नों को बचने के चक्कर में या उन प्रश्नों के सही तरीके से उत्तर नहीं देने के कारण या हम सामने वाले की परिस्थिति को नहीं समझ पाने के कारण। मैं स्कूल में एक टीचर था पहले, सरकारी स्कूल में लेक्चरर था, तो वहां जब मैं गया तो मैंने देखा कि रेस्ट के इंटरवल जिसे हम बोलते हैं, मध्याह्न भोजन अवकाश, उस समय एक बच्चा अपने दोनों हाथों से बेतरतीब तरीके से खाने को खा रहा है। आधा खाना फैला रहा है और आधा खाना खा रहा है। इंटरवल खत्म हुआ, दूसरा बच्चा आया, उसे डंडे से उसे उठा रहा है। तो मैंने कहा कि मत उठाइए, इसे खाने दीजिए। तो उसने मुझे कहा कि सर ये डेली का काम है, बच्चे इसी तरीके से खाता है, इसको अपनी भूख का नहीं पता, उसका शरीर भी अलग तरीके का था, सारी बातें अनुकूल नहीं थी उस बच्चे के साथ। तो मैंने कहा ठीक है खाने दीजिए खाना। वो खाया, तो मुझे भी लगा कि उसे उठाना चाहिए, तो मैंने उठाया, उसे क्लास में भेज दिया। पहले दिन उस बच्चे से बहुत आत्मीय संबंध बन गए। तो अब इतने आत्मीय संबंध बन गए कि वो मेरा टिफिन भी कई बार मैं उसको दे देता था, दो बच्चा खाना खा लेता था, तो दूर से दौड़ा दौड़ा मेरे पास आता था। अब उसको क्लास में कभी किसी बच्चे से कोई परेशानी क्रिएट करता था तो उसकी क्लास टीचर मुझे बुलाती थी कि वो आपका स्टूडेंट ये बदमाशी कर रहा है, आप इसे समझाइए। मैं जाता था समझाने, समझाता था, मान लेता था। एक दिन वो बच्चा मेरे पास दौड़ते दौड़ते आया और उस बच्चे ने दौड़ते दौड़ते आते हुए मेरे पाँव पकड़ते हुए, मतलब घुटने तक पकड़ते हुए मुझे कहा कि तुतलाती हुई भाषा में सर मैं फेल हो जाऊंगा। तो मैंने कहा क्या हो, पता क्या? क्योंकि मेरी टीचर मुझे फेल कर दी। मैंने कहा तेरी टीचर से हम बात करेंगे और तुझे पास करवाएंगे। ये बात मैंने उसे उस बच्चे को कहा। मैंने कहा कल बात करता हूँ, छुट्टी का समय हो गया, मैं जाता हूँ। मैं चला गया। अगले दिन जब उस गांव में, उस स्कूल में मैं एंटर हुआ तो बच्चा बहुत देर से मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। वो बच्चा जिसे आप मानसिक रूप से विमंडित कहते हैं, आप असक्षम कहते हैं, आप दिव्यांग कहते हैं, वो बच्चा बहुत देरी से मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। और जैसे ही मेरी बाइक आई, वो उस बाइक को पकड़ने के लिए दौड़ा। मैंने कहा रुक, क्या बात है, मैं कह दूंगा तेरी मैडम से भी प्रार्थना हो जाने दे। उसने पाँव पकड़ लिया, बोला कि आप मेरी मैडम से कुछ मत कहिए। मैंने कहा क्या हो रहा था, शांति से बताइए। उस बच्चे ने जो जवाब दिया, वो जवाब मेरे लिए जीवन की प्रेरणा बना ही बनी। उस बच्चे ने कहा यदि आपकी बात मैडम ने नहीं मानी तो मुझे बुरा लगेगा। अब आप उसकी सेंसिटिविटी देखिए, उसकी आत्मानुभूति देखिए कि जिसे सब पागल करार कह रहे हैं, जिसे टीचर भी क्लास में पढ़ाने से गुरेज कर रहा है, उस व्यक्ति, उस बच्चे का ये प्रश्न सुनकर मैं बड़ा चिंतित हुआ। मैंने उस बच्चे के बारे में पता लगाने की कोशिश करी तो बाद में मुझे पता चला कि उस बच्चे की माँ ने उसके पिता की हत्या की और उस बच्चे के सामने पिता शराब पीता था, झगड़ा हुआ और उसमें गलती से हत्या हो गई। और वो बच्चा अपनी 80 साल की वृद्ध बूढ़ी माँ के साथ उस गांव में रहता है। मिड डे मील का जो खाना बचता था उस बच्चे के घर पे जाता था। तो आप ये देखिए कि हम किसी भी व्यक्ति का अनुमान, परिवार के सदस्यों का अनुमान
उसका केवल किसी एक घटना के आधार पर करते हैं जो घटित हो रही है, या उसके बैकग्राउंड में जाने की कोशिश करते हैं कि ये वास्तव में ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। यदि हमारी बहू हमसे नाराज है, यदि हमारा बेटा हमसे कुछ बोल रहा है, या पिता कुछ बोल रहा है, माँ कुछ बोल रही है, उसके पीछे छिपे हुए कारणों में जाने की कोशिश कीजिए। आप जब कारणों में जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि हम व्यर्थ का गुस्सा कर रहे हैं, हम व्यर्थ की बात कर रहे हैं। परिस्थिति को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। आज परिवार क्यों बिगड़ रहे हैं? क्योंकि हम सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे। और हैंडल क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम सिचुएशंस को समझ नहीं पा रहे। और समझ क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि हम समझने की कोशिश ही नहीं करना चाहते। किसी व्यक्ति का व्यवहार मेरे प्रति ऐसा क्यों? पूछिए, टोकिए उसको, बताइए उसको कि मुझसे क्या गलती है, इस व्यवहार के पीछे कारण क्या है। यदि आप पूछ नहीं सकते, टोक नहीं सकते, बता नहीं सकते, तो आप गले लगा नहीं सकते। मैं कह रहा हूं कि आधे झगड़े नहीं भी नहीं करता। हो सकता है कि हर व्यक्ति में पूछने की क्षमता ना हो, लेकिन गले लगा के उसे आत्मीयता का भान कराएंगे तो शायद मुझे लगता है कि वो समस्या वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। तो आपको समझ में आएगा। अभी हरियाणा के सोनीपत की घटना सबने देखी होगी। 3 बच्चे हैं और पिता वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। उनकी मौत हो जाती है पिता की मौत के बाद वहाँ कुछ लोग उनकी बेटियों को फोन करते हैं और कहते हैं कि दाह संस्कार करना है। तो बेटियां कहती हैं कि मैं 51 रुपये भेज देती हूँ, आप दाह संस्कार नहीं करेंगे। और उससे भी गहन चिंता का विषय कब होता है? जब वो बेटी कहती है कि मुझे वीडियो कॉल से दर्शन करा देना, और दर्शन कराते समय पिता को अग्नि जब दी जा रही होती है तो बेटी उस वीडियो कॉल करने वाले से पूछती है कि अभी कितना समय लगेगा। ये रिश्तों का संक्रमण काल चल रहा है, ट्रांजैक्शन पीरियड चल रहा है। इसके इस नेगेटिव पक्ष को क्या पूरी दुनिया ने देखा और दुनिया ने दिखाया कि हम किन संबंधों में किस तरीके से जी रहे हैं और जीने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में जैनिज्म तो यही सिखाता मिथ्यात्व है सब कुछ, लेकिन व्यवहार में तो हम स्वीकार नहीं कर पाते इस मिथ्यात्व को। लेकिन इसका एक सकारात्मक पक्ष भी है, और वो सकारात्मक पक्ष क्या है कि बेटियां तो नहीं आई, लेकिन वहां के समाज के लोगों ने उस दाह संस्कार को पूरी प्रक्रिया के साथ पूरा कर दिया। सकारात्मक पक्ष भी देखना चाहिए कि समाज का आत्मबल भी जागृत हो रहा है। ऐसे लोग भी तैयार हो रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए अपना देने को तैयार हैं, अपना योगदान देने को तैयार हैं। तो ये जो घटनाएं सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर की कंचन कुमारी लाखों फॉलोअर्स, जब मौत हुई तो उसके अर्थी को कंधा देने के लिए 4 लोग मौजूद थे। तो हम क्या वर्चुअल लाइफ में जीना चाह रहे हैं? हम एक आभासी दुनिया में जीना चाह रहे हैं क्या? एक ऐसी दुनिया में जीना चाह रहे हैं कि वास्तविकता में हमारे संबंध नहीं है। हम घर के संबंधों को छोड़ के ऐसे संबंधों में निर्भर होना चाह रहे हैं जो कभी भी हमें धोखा देकर छोड़ कर जा सकते हैं। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि मातृशक्ति की बड़ी आवश्यकता है कि आपको कहीं ना कहीं बच्चों को इन बातों की जानकारी देनी चाहिए। आपको कहानी सुनानी चाहिए। कितने लोग कहानी सुनाते हैं? आप कुछ मत सुनाइए, अपने जीवन के अनुभव और संघर्ष से बता दीजिए। मैं हमारे घर में चौक हुआ करता है और उस चौक के अंदर अक्सर महिलाएं आके बैठती थी और वो गीत गाया करती थी। उन गीतों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नहीं, गीतों को कुछ बोलते हैं। नहीं, जैसे शादी का बन्ना बन्नी वगैरह। तो वो मैं वहाँ अंदर कमरे के अंदर मेरे बगल वाला एक पढ़ने वाला रूम था, तो कुर्सी और टेबल पे बैठ के पढ़ाई किया करता था। गीतों की धुन मेरे कान में गूंजती थी, और गीतों की धुन क्या थी? उठो बन्नो चलो जल्दी, तुम्हें ससुराल जाना है, तुम्हारे काका हजारी है। यही था क्या? तो वो जो गीत था, आज मैं सोचता हूँ कि बन्नों को जल्दी क्यों जगाया जाता है, और बन्नों को क्यों बताया जाता है कि तेरे काका हजारी का इंतजार कर रहे हैं। उठो बन्नो चलो जल्दी। उन गीतों के माध्यम से आपकी बेटी को प्रशिक्षण दिया जाता था
या तू जिस घर में जा रही है उसकी घर की परंपराएं किस प्रकार की हैं, उन परंपराओं को अपने जीवन में उतारना तेरे लिए कितना आवश्यक है, तो धीरे धीरे उन गीतों के माध्यम से संस्कृति उस बेटी को देने की कोशिश की जाती है। अब वो गीत भी गाए हुए और गीतों को गाने के लिए भी लोग किराए पे एक दूसरे को बुलाते हैं, तो आप उसके मर्म को समझने की कोशिश कीजिए, उसकी आत्मीयता को समझने की कोशिश कीजिए। अब जैन जी क्या है, आपसे उन गीतों को ऐसे नहीं लेंगे कि आप सोचो कि आप जो कहानी सुना रहे हो, आप जो गीत सुना रहे हो वो भी सुना रहे हो, उसको बताइए इसके पीछे तार्किक क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके गाने का मतलब क्या है, हम क्यों ऐसा कहते हैं। जब तक आप बताएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, उसके साथ संवाद नहीं करेंगे, नहीं तो वो परंपराओं को, आपकी संस्कृति को वहीं की वहीं छोड़कर वो आगे बढ़ जाएंगे। बताइए बात सही है या नहीं है? तो चीजों को देखिए, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। मैं अपनी सोशियोलॉजी की क्लास में बहुत एक एग्जांपल देता हूँ कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है कि पहले बाबूजी बैठे हो, पूछे जगरी मंजी बाबूजी मेरा प्रणाम स्वीकार करें, कि पहले घर से निकलते थे पति पत्नी दोनों, तो कैसे निकलते थे कि पति आगे चलता था और पत्नी 100 मीटर लगभग पीछे होती थी, 100 मीटर तक वो दोनों साथ साथ नहीं निकलते थे, और साथ साथ निकल के तो हंगामा हो जाए तय बात। तो पति आगे चलता था, पत्नी पीछे चलती थी। फिर क्या हुआ, थोड़ा बहुत गाड़ी घोड़े का आविष्कार हुआ, रिक्शे वगैरह सब लोग आए, तो रिक्शे में भी जाना होता था, तो पति आगे जाके गली के मोड़ पे खड़ा हो जाता था, फिर पत्नी को बुलाता आ जाती, जो रिक्शे में बैठ के जाते थे, टेम्पो में बैठ के जाते थे, और बैठ के भी कैसे जाते थे, आगे पति बैठता था, पीछे पत्नी बैठती, दोनों साथ साथ भाग रही। सेकंड स्टेज आया, साइकिल आई, साइकिल का आविष्कार हुआ, तो साइकिल के साथ कैसे निकलते, साइकिल को भी थोड़ी गली में पैदल लेके जाता था, गली के मोड़ तक पैदल लेके जाता था, और पैदल लेके जाने के बाद गली के आगे जाके फिर पत्नी को उसके पीछे बैठा के लेके जाता। इवन मैंने यहाँ तक देखा है कि स्कूटर आने के बाद मेरे पिताजी भी स्कूटर को 20-30 मीटर आगे पैदल खींच के लेके जाते थे और फिर माँ को बैठाते थे, फिर लेके जाते थे। स्कूटर पे बैठने लगे, लेकिन बैठने का तरीका भी कैसा था कि पीट करके बैठी थी महिला घर की तरफ, ये व्यावहारिक भी देख। फिर एक फेज आया कि वो स्कूटर पे तो बैठती थी, लेकिन अब पीठ नहीं मुंह करके बैठती थी घर की तरफ, और हाय बाय वहां से करते हुए निकलती। फिर एक फेज आया, हमारा वाला फेज, और उस फेज में क्या है कि हम घर का ताला लगा रहे हैं, पत्नी आगे जा रही है। आप इस सीक्वेंस को समझने की कोशिश कीजिए और सोसाइटी के ट्रांसफॉर्मेशन को समझने की कोशिश कीजिए कि पहला जो मैंने फेज बताया, उस फेज में आपके आसपास रहने वाले लोगों की संख्या, आपके संबंधियों की बहुत अधिक थी। कहीं चाचा थे, कहीं ताऊ थे, कहीं दादा थे, कहीं कुछ और लोग थे, बहुत सारे मकान थे। और मेरे फील्ड में जब मैं आता हूँ तो मेरे आसपास रहने वाला ना तो मेरा भाई है, ना मेरा चाचा है, ना मेरे ताऊ है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उस ट्रांसफॉर्मेशन में आप अकेले खड़े हैं, आप अकेले खड़े हैं। और उस अकेले खड़े होने में, मैं मेरी पीढ़ी की बात कर रहा हूँ, अकेले पीढ़ी खड़े होने में पहले संबंध होता था परिवार का, विवाह संबंध, लेकिन अब संबंध हो रहा है व्यक्ति का, इंडिविजुअल कैपेसिटी में हो रहा है। मेरे लिए 2 चैलेंज हैं, एक तो मेरे विवाह को बचाए रखना, सस्टेन करना, आज की तारीख में सस्टेन करना मेरे लिए चैलेंज है। पहले की चैलेंज मेरा नहीं था, मेरे दादाजी का था। मेरे विवाह को बचाने की जिम्मेदारी मेरे दादाजी की थी, तुम ही करके लाया, तुम ही रहो, मैं तो नहीं जानता। मेरे विवाह को तो मेरा प्रेशर क्या था, कम था, मेरे दादाजी पे, मेरे ताऊजी पे और उन लोगों का प्रेशर बराबर था। अब आप देखिए, मेरे को मेरे विवाह को सस्टेन करना है, और दूसरा क्या है, उसको सुखी बनाना, दोनों चैलेंज मेरे पास। और तीसरा तो मेरे को मेरे बच्चों को भी पालना है। तो आप ये समझिए कि जिस ज्वाइंट फैमिली को हमने हमारे समाज का आधार बना, व्यक्तिगत कुंठाओं के चलते हमने धीरे धीरे खत्म कर दिया। ठीक है, देश काल परिस्थिति के अनुसार आप बोल तो नहीं हो रहे, आया ना, देश काल परिस्थिति में नौकरी भी करेंगे, लेकिन आप उन बच्चों को अपने त्योहारों पर बुला पाने में सक्षम है या नहीं, ये आपके संस्कारों पर निर्भर है। वो परीक्षण आपके साथ बनाता है या नहीं बनाता।
वो गर्मी की छुट्टियों में या दीपावली की छुट्टियों में आपके परिवार के साथ रहना पसंद करता है या नहीं करता, या घर में स्थान के आधार पर लायक नहीं है, कोई बात नहीं, समय काल परिस्थिति है, लेकिन हमारी भावनाएं आज भी दादी, मामी, नानी, चाची के परिवार के पक्ष में, ये हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए। उन्होंने हमको समझाया, पश्चिमी बात पे हरा सकते हैं, भारत की 3 व्यवस्थाएं हैं जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था का आधार है। पहला हमारे परिवार, दूसरा विवाह और तीसरा नातेदारी। यदि ये 3 व्यवस्थाओं पे से विश्वास हमारा हट गया तो हमारा पतन होना निश्चित है। आप देखिए जापान के अंदर, ये साइंटिफिक मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूं, जापान के अंदर लगभग 6 लाख परिवार ऐसे हैं जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, और उन 6 लाख परिवारों के कारण लगभग इतनी ही इंडस्ट्री जापान में बंद होने वाली है, जिनमें 60 लाख से अधिक लोग काम करते हैं, क्योंकि उनका कोई वारिस नहीं है वहां समाज में। तो हम भी उस दौर की ओर तो नहीं जाते। हमारी जनसंख्या को लेकर हमको चिंता व्यक्त करनी चाहिए। हमारे बच्चों को, मेरी माँ अभी एडमिट हुई, लगभग 30 दिन हॉस्पिटल में रही, तो हम 3 भाई 24 घंटे में अपनी ड्यूटी को बांटे, तो भी ऐसा लगता था कि 1-2 भाई और उसी से। और आपकी संतानों की संख्या कितनी है आपके पास? 1। और यदि आपकी तो छोड़िए, वो बीमार पड़ गया, उसकी चिंता करने वाला कौन है? ना उसके पास भाई है, ना बुआ है, ना चाचा है, ना नातेदार है कोई। सोचिए इस बात। आप दुनिया में परमानेंट नहीं है, आप स्थायी नहीं है इस दुनिया में, जो आप अपने बच्चे के साथ हमेशा खड़े थे। कहीं ना कहीं उस बच्चे को कुछ ना कुछ सहयोग की आवश्यकता है, तो अपनी नातेदारी व्यवस्था को बनाए रखना, पेंशन व्यवस्था को बनाए रखना बहुत जरूरी है। हमने क्या किया है, हमने परिवार को रण क्षेत्र बना दिया है। परिवार में तो आपस में लड़ रहे हैं और बाहर जाके दुनिया में कंधे रहे हैं। ये हमारे घरों की वास्तविकता है, वहां से आसमान नहीं मिलेगा। एक नया ट्रेंड आया, लिविंग रिलेशनशिप, आपने सुना होगा। आप क्या कर रहे हैं, वैवाहिक जीवन में जाने की अपेक्षा सहजीवन में जाना चाहते हैं। आप विवाह ना करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विवाह करके साधु बन जाए, इसमें बहुत बढ़िया बात है, और आपको प्रणाम करें, कोई समस्या नहीं है इस बात में। लेकिन विवाह नहीं करने के बाद आप जिस रास्ते को अपना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है इस पे, साथ रहते हैं, फिर नाराज होते हैं और फिर कोर्ट के दरवाजे पे पहुंचते शिकायत करने के लिए। बच्चों से पूछिए क्या आपको इतना साहस है कि आप अपने बच्चों के मोबाइलों को चेक कर सकते हैं, उनके लॉग को खोल के आप देख सकते हैं कि वो क्या कर रहा है। बच्चे आपके गलत दिशा में जाएंगे तो आपको नुकसान होगा। वैवाहिक जीवन की विकल्प के रूप में सहजीवन को अपना रहे हैं। वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पे क्या कह रहे हैं कि मेरा जीवन मैं तय करूंगा कि मुझे कैसे रहना है, मुझे तय करना है, मेरी पसंद के आधार पर विवाह करना है। और जिस व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर वो सहजीवन में जाते हैं, उसके बाद कोर्ट में जब पहुंचते हैं तो कहते हैं कि हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति इस चीज को अनुमत नहीं करती, परंपरा और संस्कृति के अनुसार मुझे न्याय देना चाहिए। आप समझिए इस बात, इस दुष्चक्र को समझना होगा, बच्चों से बात करनी पड़ेगी, आप समझाना पड़ेगा उनको। जीवन की गहराई और संवेदनशीलता आपको देनी है, माँ को देनी है। पिता इस मामले में हो सकता है पीछे हो, लेकिन माँ की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। रातों रात आपके बच्चे खेल खेल के करोड़ों रुपए गंवा देते हैं, पता भी नहीं चलता कब वो चोर बन जाते हैं। कौन सी ट्रेडिंग करते हैं, वो वन टाइम ट्रेडिंग करते हैं जिसमें एकदम पैसा बढ़ता है, वो ट्रेडिंग करके लाखों करोड़ रुपए गंवा देते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि संवाद की कमी है। आप कहीं ना कहीं से उपेक्षा करके उनके साथ बैठिए, बातचीत कीजिए। भारत के अंदर ये अभियान चलाना पड़े कि आपको अपने परिवार के साथ कम से कम 7 दिन में एक बार बैठ के भोजन करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति का डेली सुबह और शाम
आपस में परिवार का एक साथ बैठ के भोजन करना संस्कृति का मूल तत्व था। वहां पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं, अभियान चला रहे हैं कि 7 दिन के अंदर आप एक बार अपने परिवार के साथ भोजन करिए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति तो कहती है अयम निष्परावेति गन्ना लघु के साम उदार सरिता नाम वसुदेव कुटुंबकम, ये तेरा ये मेरा ऐसा भाव ही नहीं है। हम तो उदार दिल वाले हैं। पर ये जब केस सुनते हैं ना कि टीवी ड्राइंग रूम में सेट होगी या अंदर बेडरूम में सेट होगी, इस बात पे विवाद हुआ और वो विवाद अदालत में पहुंचा और दोनों का तलाक हो गया। दोनों का तलाक हो गया। देखिए जिंदगी के उस आवेश में, उस उम्र में उनको समझाना बहुत मुश्किल है। समझाया कब जाता है, या तो बचपन में समझाया जाता है, बचपन में नींव डाली जाती है, या वो व्यक्ति अपने अनुभव से बुढ़ापे में समझता है कि मेरे से क्या गलती थी। तो आप बचपन की प्रारंभिक नींव को मजबूत कीजिए। यदि आपने बचपन में ही उसके साथ व्यवहार किया, आचार्य श्री क्या कहते हैं कि 5 साल तक बच्चे के साथ प्रेम से रहिए, 5 से 15 साल तक उसे कठोर अनुशासन में रहिए। और हमारे कहावत भी है कि बचपन में खाया हुआ और बचपन में पढ़ा हुआ जीवन भर काम आता है। तो हम क्या खिला रहे हैं और क्या पढ़ा रहे हैं, इसमें जरा चिंतन कीजिए, कैसे मजबूत होगी हमारे जीवन। तो माओ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण बढ़ती जा रही है। उनके माध्यम से जब हम जा रहे हैं चीजों की ओर, तो निश्चित ही वो प्राकृतिक चीज तो है नहीं, समझने की कोशिश कीजिए। हमारे परिवार को बचाने के लिए हमारे यहाँ तो संस्कार है, गर्भाधारण के समय ही हम मांगलिक सुनाने के लिए आते हैं। हमारे यहाँ सुनाया जाता है। हमारे यहाँ कौन सा 8वां या 9वां महीना कौन सा पूछता है, और उसमें आप पढ़ेंगे तो कानों के ऊपर से बाल उठाकर घर की वृद्ध महिला कुछ मंत्रों का उच्चारण करती है। हम ये मानते हैं कि जीव आ चुका है, हम जो मंत्रों को बोल रहे हैं वो मंत्रों को सुन रहा है। इतनी सुंदर संस्कृति कि घर में कुछ भी नहीं हो खाने को, लेकिन क्या कहते हैं, उस प्रेग्नेंट महिला को 2 दिन पर नहीं चाहिए, उसको भोजन पानी बराबर निरंतर मिलना चाहिए। इतनी सुंदर संस्कृति में हम पैदा हुए जो नारी का इतना हमारा सम्मान हो। और हम क्या कर रहे हैं, ये हमारी कमी है, पेरेंट्स की कमी है। कहीं ना कहीं हमने संस्कारों की धुन को कमजोर रखा है, और कमजोर रखा है तो इसके परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। एक दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है कि सुंदर दिखने की चाहत बहुत है हम लोगों को। अभी एक रिपोर्ट बहुत पढ़ रहा था मैं कि शेफाली जरीवाला एक एक्ट्रेस थी जिसकी मौत हुई, और मौत किस कारण हुई एक अनुमान लगाया गया है। क्या कारण है कि एंटी एजिंग जो दवाइयां हैं उसका उपयोग कर रही है, और इन दवाइयों का जो कारोबार है अभी 5000 अरब रुपए का है इस समय, और लगभग आने वाले 2030 में लगभग 8000 अरब रुपए का होने का अनुमान है। काया, हम लोग काया का क्या, सुधा मूर्ति की बात करी नेहा जी ने। सुधा मूर्ति जी इतनी सुंदर तो नहीं है, लेकिन दुनिया सुनता है, दुनिया सुनता है। यदि काया के आधार पर निर्णय होते तो आप देखिए भारत के प्रमुख पदों पे महिलाओं पर वो महिलाएं नहीं पा। आपको अपनी योग्यता पे विश्वास करना पड़ेगा, आपको अपनी इनर पावर पे विश्वास करना पड़ेगा, आपको अंदर की शक्ति को जगाना पड़ेगा। हमको ये जो हम क्या कह रहे हैं, बेसिकली दिक्कत क्या है, दिक्कत जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं, क्या कह रहे हैं क्लासरूम में कि एक राजा था बहुत लंबा। अब राजा था बहुत लंबा, जब हम बात कर रहे हैं तो उस बात को पढ़ने वाला एक नाटा बंदा क्या सोच रहा है कि लंबा होना बहुत अच्छी बात है, नाटा होना ही गंदी बात है। हम दिखा रहे हैं कि रानी थी बहुत सुंदर, सुंदर मतलब गोरी। अब गोरी जब पढ़ा रहे हैं तो वो काली बच्ची पे कैसा पड़ रहा है उसका? They are only colors, केवल रंग हैं। आपको अपने बच्चे की शारीरिक विशेषताओं पे उससे खुलकर बात करनी होगी। कहीं वो काला होने के कारण अपने कॉन्फिडेंस को लूज तो नहीं कर रहा, कहीं नाटा होने के कारण अपने कॉन्फिडेंस को लूज तो नहीं कर रहा, कहीं तुतलाकर बोलने के कारण अपने कॉन्फिडेंस को लूज तो नहीं कर रहा। आपको संभालना होगा, आपको ऐसे उदाहरण उसके सामने रखने होंगे, उन उदाहरणों को देखकर वो अपने आप को रिचार्ज करे।
क्योंकि ये सारी चीजें माँ ही समझ सकती है। मैं इसलिए इन सारी बातों को कर रहा हूँ कि ये जितनी भी बातें हैं एक माँ के माध्यम से जाए तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अभी समय कितना है मेरे को, इतना होना बहुत जरूरी है, लेकिन उस लगाव में भी आपको एक अंदर से दूसरा प्रयोजन अपना तय करना चाहिए। क्योंकि क्या है, मैंने आप बहुत जयपुर में रहता हूँ, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में बहुत सारे पेरेंट्स रहते हैं, और वो पेरेंट्स जब आपस में बातचीत करते हैं, किसी का फोन आया किसी के बच्चे का पेरेंट्स के पास, और उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे ने 45 मिनट बात करी, तो दूसरा पेरेंट्स हीन भावना से ग्रसित हो जाता है कि मेरा बच्चा मुझसे 5 मिनट भी बात नहीं करता। तो जीवन के प्रयोजन को आपको सेट करना है, आपको संबंधों को निभाते हुए संबंधों से दूरी रखने का अभ्यास करना है। और जिसने ये अभ्यास सफलतापूर्वक कर लिया, एक साधु की साधना क्या है? एक साधु की साधना है कि उसका संथारा पूर्वक मरण हो, और उस मरण को संथारे के समय तय नहीं किया जाता, मतलब उसकी उत्कृष्टता को जीवन भर तय किया जाता है। तो जीवन भर व्रत उपवास के माध्यम से उस लक्ष्य की पवित्रता को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है, और उसको तैयार करता है अपने मन को कि जब मौत आए तो मैं उसे आनंद के साथ, हर्ष के साथ स्वीकार करूं। ऐसी तैयारी आपको अपने बच्चों के साथ तैयार करनी होगी कि आपको मानना पड़ेगा कि आपके बच्चे आपसे दूर भी जाएंगे, और उस दूर जाने की स्थिति में आपको खुद को छोड़ना है या खुद को संभालना है, आपको तय करना चाहिए। तो आपको इस दिशा में भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। एक दूसरा क्या है कि हम स्क्रीन टाइम बहुत है, माओ का भी स्क्रीन टाइम बहुत है। स्क्रीन टाइम मतलब मोबाइल पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, विविध प्लेटफॉर्म्स पे हमारा समय बहुत ज़्यादा है। हम वो नहीं देखना चाहते जो हमको देखना है, हम वो देख रहे हैं जो दुनिया हमको दिखाना चाहिए। और इतना कुछ दिखा रही है कि टेलीविजन के अंदर हम किस तरह की संस्कृति देख रहे हैं कि एक ही व्यक्ति जिसका 3-3 बार विवाह हो गया, एक ही परिवार। हम देख रहे हैं कि करवा चौथ के दिन वो चलनी लेके खड़ी है पति को देखने के लिए, कोई दूसरा आगे पीछे है ना नाटक। हमारे करवा चौथ के त्योहार के समय चीजें दिखाई देती हैं। तो ये जो सारा तंत्र है वो आपकी पारिवारिक व्यवस्थाओं को जोड़ने के, तोड़ने के लिए। आपने सेव खाया है, सेव सबने खाया होगा। सेव को जब खाते हैं, खाते समय बहुत मीठा होता है, लेकिन उसका बीज मुंह में चला जाए तो कितना कड़वा लगता है। हमारा परिवार व्यवस्था भी ऐसी है। हम क्या कर रहे हैं, विदेशी ताकतें उस बीज के आधार पर बता रहे हैं कि परिवार खराब है, उस बीज के स्वाद के आधार पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि परिवार खराब है। और स्वाद, उस सेव के जितने गुण हैं उन गुणों को दरकिनार करते जा रहे हैं। तो हमें सोचना होगा। छोटी मोटी बातें हर जगह चलती हैं, हर नाव में छेद होते हैं, छोटे मोटे छेदों से पानी भी आता है उन नावों के अंदर। उन छेदों को बड़ा नहीं बनाना, और समय रहते हुए हमें नाव में से पानी को भी निकालना, तभी हमारे परिवार बच पाएंगे। और एक अंतिम और महत्वपूर्ण बात, क्योंकि आप लोगों को मुझे लग रहा है जानने का समय हो गया है, कि हमारे बच्चों को हमें केवल जीतना नहीं सिखाना, हमारे बच्चों को हमें हारना भी सिखाना। यदि आपने अपने बच्चों को हारना सिखाया ना, तो बच्चा जीवन की किसी भी स्थिति में फेल नहीं होगा। महावीर स्वामी अपने बच्चों को आप साधारण रहना कब सिखाएंगे? आप अपने बच्चों को यूनिक बनाना क्यों चाहते हैं? महावीर स्वामी जब घर से निकले, जब उनकी उम्र कितनी थी? 30। गौतम बुद्ध जब घर से निकले कितनी उम्र थी? कितनी थी? 28 साल की लगभग, 28 और 29 के लगभग। महावीर स्वामी की 30 के लगभग थी। आप 12 साल के बच्चे को सारी दुनिया दिखाना चाहते हैं। आप 10 साल के बच्चे को इतना प्रेशर डाल रहे हैं जितना आपने कभी नहीं झेला। पता नहीं आप उससे क्या चाहते हैं, उसको मशीन बना के प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं क्या? अरे भाई, महावीर स्वामी जी भी 30 साल बाद निकले, गौतम बुद्ध भी 28-29 साल बाद घर छोड़ के निकले। तो बच्चे को साधारण, उसमें जब स्पार्क आएगा ना, स्पार्क आएगा, वो अचानक आएगा। दंपति से मैंने पूछा कि उसने ब्रह्मचर्य धारण कर लिया, मुंबई का बड़ा दंपति, बहुत स्मार्ट और इतना अच्छा दिखने वाला जोड़ा, और अल्ट्रा मॉडर्न लाइफ में जीने वाला जोड़ा। मैंने उससे पूछा क्या कारण था, तो मैं प्रवचन में भी नहीं जाता था किसी के, लेकिन गलती से किसी के प्रवचन में घुस गया
और घुसने के बाद कोई एक लाइन, कोई एक शब्द मेरे दिमाग में असर कर गया और उसी दिन मैंने सोचा कि मुझे ब्रह्मचर्य का। आप सोचिए कि आपके बच्चे के लिए भी वो क्षण इंतजार कर रहा है, वो अवसर इंतजार कर रहा है, बशर्ते आप उसे साधारण बने रहने दीजिए। आप अपने हिसाब से उसे ढालने की कोशिश मत कीजिए, अपनी नाकामियों को उसके ऊपर लगाइए नहीं कि मैं नहीं बन पाया इसलिए मैं तुझे बनाना चाह रहा हूँ, मैं नहीं कर पाया इसलिए मैं तुझे करना चाह रहा हूँ। हमने इतने दुख झेले, उसको दुख ही नहीं झेले रहे। आप उसे उसकी बेबी परवरिश कर रहे हैं। आप दुख पहले पिता खड़ा है, सारे दुख मेरे ऊपर आएंगे, पिता के माँ के ऊपर आएंगे, तेरे ऊपर तो आने ही नहीं। अरे आने तो रही, थोड़े दुख झेलने दो, थोड़ी सूरज की गर्मी उसे तपने दो, तपेगा जब तो कुंदन बनेगा। लेकिन हम लोगों ने क्या बेबी परवरिश कर गिर गया। हमारे बच्चों को कोई मार कैसे सकता है, हमारे बच्चों को कोई कुछ कह कैसे सकता है, कोई कुछ कहना नहीं है, कोई मारता नहीं है, इसलिए बच्चा आपका बच्चा घूमता है। और वो सुसाइड जैसी 4 साल की बच्ची ने जयपुर में सुसाइड करी, 8 साल के बच्ची ने जयपुर में सुसाइड करी। 8 साल का बच्चा कैसे सो सकता है आत्महत्या करनी है उसको, कैसे सो सकता है? साइकोलॉजिकल बिहेवियर में जाएंगे तब भी नहीं सोच पा रहे कैसे कर रहा है। बस वो ये सोच रहा है, इतना सा सोच रहा है, उसे नहीं पता हत्या आत्महत्या क्या होती है। उसे बस इतना सा पता है कि ये परेशानी है, इससे बचने का सबसे सस्ता उपाय कौन सा है कि मैं मर जाऊं। उसे ये पता ही नहीं कि मरने का मतलब जीवन का अंत होता है। 8 साल की बच्ची ने आत्महत्या की। सोचिए, तो अपने बच्चों को जीतने के साथ हारना जरूर सिखाइए, उसकी हार का आनंद बनाइए। आप हार का आनंद बनाइए। एक उदाहरण आता है कि बच्चा फेल हुआ, उसके पिता ने सब जगह पार्टी दी, सब लोग आए, खाना खाया, पूछा किस लिए दिया, आपके बच्चे के कितने प्रतिशत आए? उसने कहा कि मेरा बच्चा पास नहीं हुआ, ना कोई मेरिट में आया, मेरा बच्चा फेल हुआ है इसलिए मैंने पार्टी दी। तो फेल होने की किस तरह की पार्टी? तो मेरा बच्चा खुश है, मैं खुश हूँ, आप खाना खाओ, आप क्या बताओ। बेसिक बात क्या है? वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि मेरे बच्चे ने मुझे प्रॉमिस किया है कि अगली बार अच्छे अंक लेके आएगा, ठीक है, उसकी हार के साथ मैं खड़ा हूं। तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं जब आरएस की परीक्षा में फेल हुआ, गांधीनगर रेलवे स्टेशन में बैठा हुआ था, ऐसी बातचीत कर रहे थे, मेरे पिता के 2-3 बार फोन आया, मैंने उठाई नहीं। मैंने सोचा क्या जवाब दूं, 2-3 बार जब फोन आया तो मैंने सोचा कि डिप्रेशन में तो नहीं चला गया, क्या चक्कर है। 14 बार मैंने उठाया, तो उठाने के बाद पापा ने पूछा क्या रिजल्ट है, तो मैंने कहा रिजल्ट मेरे अनुकूल लेना फेल हो। पिता ने क्या कहा? पिता ने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, तू घर आ जा, चाय की दुकान लगा लेंगे, जीवन जी लेंगे, लेकिन घबराना। ये कॉन्फिडेंस एक पिता का, एक माता अपने बच्चों के साथ होना चाहिए। आपकी कॉन्फिडेंस की कमी दिखती है। बच्चा जब अपराध में जा रहा है, गलत प्रवृत्तियों में जा रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि माता और पिता अपना विश्वास अपने बच्चे पे जता नहीं पा रहे। यदि आप अपना विश्वास उन बच्चों में जताओगे, निश्चित ही वो गलत काम करने से पहले भी आपसे पूछेंगे। लेकिन सोचना आपको होगा और छोटी छोटी बातों को बड़ी बात नहीं बनाना है, उनके साथ संवाद करना है, उन्हें बताना है और कम से कम कुछ अच्छी आदतें आपको अपने बच्चों की ओर लेके जानी है। हम देख रहे हैं कि परिवार में हो क्या रहा है कि एक बच्चा जो है तो माँ बाप के साथ रह रहा है, जिसे बोलते हैं किन चिल्ड्रन, वो माँ बाप की 365 की सेवा कर रहा है, अस्पताल लेके जा रहा है। और दूसरा बच्चा है सैटेलाइट टाइप, जो दूर देश में रह रहा है, पैसे बराबर है कि माँ बाप के खर्चे के लिए पैसे बराबर भेज रहा है, पैसे भेजता रहता है। तो अस्पताल के अंदर मैं गया तो वहां में सुन रहा 2 भाइयों के बीच की बात। तो एक भाई कह रहा था, बड़ा भाई कह रहा था तो पैसे भेजा छोटे भाई से कि मैं पैसे तो भेज रहा हूँ, देखो दिक्कत क्या आ रही है। और वो कह रहा था पैसा भेजना ही सब कुछ नहीं होता, पैसा भेजना ही सब कुछ नहीं होता। खैर परिस्थितियां हैं, कुछ लोग दूर रहेंगे देश काल परिस्थिति के कारण, उनका सहयोग ऐसे आएगा, ठीक है, लेकिन हम उन अनुभवों को क्यों छोड़ रहे हैं? माँ मेरी है, मुझे उसका स्पर्श चाहिए, उसके एहसास चाहिए, उसकी संवेदना चाहिए। मैंने देखा है लोगों को, जब माँ जा रही थी तो वो भाई देर से आता है तो बहन कहती है, क्या कहती है कि मैंने माँ को जाते हुए देखा, जाते हुए देखा। ये जीवन का सार है। आपके बच्चे आपको जाते हुए देखें, आपके पास खड़े रहे, तो आप मानना कि आपके संस्कारों में दम है।
मेरे दादाजी की मृत्यु हुई उस समय हम सब पोते पोती उनके साथ प्राण छोड़े। तो आप ये संस्कार जो है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, आपको देना पड़ेगा। धीरे धीरे छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से, छोटे छोटे किस्सों के माध्यम से, छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से हाथ पकड़कर उनको ले जाना पड़ेगा। नियम लीजिए आप कि हम जहाँ रहेंगे साल में एक बार संघ से बच्चों को जोड़ने के लिए, जो संत है आचार्य हैं उनके दर्शन कराने के लिए ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं करना, तो साल में 2 बार लेके ना केवल लेके जाएंगे। और कई बार ऐसा होगा कि हम नहीं लेके जा पाएंगे, कोई बात नहीं, हम अकेले चल जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चे भी अकेले जाएंगे। करिए, जोड़िए, उनके साथ फ्लेक्सिबल हो जाइए। हो सकता है कि आपकी छोटी जगह उनको टाइम नहीं है तो वो अपने हिसाब से बनाएंगे, लेकिन जाना सुनिश्चित करिए। आप अपने पुराने मकानों के तालों को खोलिए जो आप गाँव में छोड़ के आ गए। थोड़ी परेशानी जरूर होगी, झाड़ू पोछा लगाना पड़ेगा, उनमें जाइए, बैठिए, मिलिए, उस मिट्टी की सुगंध का एहसास कराइए, उस मिट्टी को आप महसूस कराइए कि मिट्टी आपके गांव की आत्मा तक कैसे आई है। उस मिट्टी में जो बारिश की बूंद गिरती है ना, उसकी जो सुगंध आती है, वो सुगंध जीवन भर चलती है। उस सुगंध को महसूस करा पाने में सक्षम नहीं है। आर्थिक रूप से तो बहुत सारे मजबूत है, सामाजिक रूप से भी हम बहुत सारे मजबूत हैं, लेकिन उस संवेदना को आप बच्चों को महसूस कराने की कोशिश कीजिए। छोटी छोटी बातें मैंने आपके बीच में बताई, कहीं मेरी किसी बात से आपको कहीं कुछ लगा हो बुरा तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मुझे लग रहा है कि समय आचार्य श्री के मामले का भी हो गया है, तो मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। बस इतनी सी एक कविता की पंक्ति आपके बीच में कह रहा हूँ कि चीटी से चांद सूरज सिखाया जिसने, वो बेटा आज हमें सिखाता है। जिस बच्चे को चीटी से लेकर चांद सूरज तक सिखाया, वो बेटा आज हमें सिखाता है। गिलास में भर जाम, वो शराब पी रहा होगा, गिलास में भर जाम, गिलास में भर जाम। जब पिता पूछता है क्या कर रहा है, गिलास में भर जाम, वो पानी हमें बताता है, क्या कहता है पानी पियो। पर वो भूल जाता है कि इस रंग बिरंगी दुनिया में हर रंग लौट के आता है। मैं आज जा चढ़ा हूँ, कल वक्त होना छोड़ जाता है। बस ये बात अपने बच्चों का एहसास कराइए, क्योंकि हर बच्चे को लगता है कि 5 साल में उसका पिता हीरो है, 10 साल में उसे लगता है कि उसके पिता हीरो है, लेकिन गुस्सा थोड़ा तेज करते हैं। 15 साल का जब होता है तो उसे लगता है कि उसके पिता हीरो है, लेकिन गुस्सा बहुत ज्यादा तेज करते हैं। लेकिन 30 साल के होते होते उसे लगता है कि मेरे पिता गुस्सा तो करते हैं लेकिन अच्छे आदमी। लेकिन जब उस बच्चे के बेटा होता है और उस बेटे की परवरिश करता है तो उसे पता चलता है कि मेरे पिता वास्तव में सुधरते हैं। तो दुनिया अनुभव से सीखेगी, उसमें समय लगेगा। आप अपने अनुभव जरा अपने बच्चों को दे दीजिए। बस इतनी सी बात है।